गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे मोनोटोनिसिटी के, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। सेपरेट इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। सेपरेट इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी क्वेश्चंस दे रही हूं, उसमें इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी आपको बताना है। सबसे पहला ए पार्ट, fx इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। अब जिसमें कहीं पर भी कुछ मेंशन ना किया उसको पूरी डोमेन को सेपरेट करना है। अगर मैंने यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया मतलब पूरी डोमेन पे, उसकी डोमेन क्या ऑल रियल। fx इक्वल्स टू माइनस साइन क्यूब x प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 5। ठीक है बेटा, x बिलोंग्स टू क्लोज माइनस 5/2 से 5/2। इसमें आपको इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बताना है। ठीक है बेटा, ये वाली बात। नेक्स्ट आ जाएगा सी पार्ट। इसमें भी आपको इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, तीनों पार्ट्स करो फटाफट। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बता दो। एक और ले लो, fx equals to cos of pi upon x। सेम इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी सॉल्व करो। घड़ी से बेटा मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, चारों पार्ट एक साथ डिस्कस करेंगे। सॉल्व करो फटाफट।
चलो फर्स्ट पार्ट को सिर्फ डिस्कस करते हैं, सिंपल है, आराम से हो जाएगा। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बताना है अपने को, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में एफ डैश एक्स क्या आएगा? एफ डैश एक्स निकाल दो। व्हाट इज एफ डैश एक्स? 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24, ये आएगा एफ डैश एक्स। यहां से 12 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, अंदर बच जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ध्यान से देखो तो इन दोनों से x माइनस 2 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, दिख ही रहा है वो तो। 12 इंटू एक्स माइनस 2, यहां से x स्क्वायर x माइनस 2, तो ये x स्क्वायर बच गया। यहां से -1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 2 बच गया, तो इधर बच जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ऐसा कुछ मिल रहा है तुमको? फैक्टराइजेशन को चेक कर लो, ऐसे मिल रहा है, ठीक है। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। कब कब पॉजिटिव कब कब नेगेटिव वैल्यू कब ड्रॉ कर लो। -1 1 और 2, बड़े वाले से बड़ा तो हमेशा पॉजिटिव, सबकी पावर ऑड है तो ग्राफ अल्टरनेट जाएगा। ऊपर इंक्रीजिंग हो गया, नीचे डिक्रीजिंग हो गया, खत्म। इंक्रीजिंग कब कब होगा ये फंक्शन? इंक्रीजिंग कब कब होगा? जब जब पॉजिटिव है। -1 to 1 ओपन यूनियन 2 to इंफिनिटी, इंक्रीजिंग हो गया। और डिक्रीजिंग कब कब होगा फंक्शन बेटा? जब जब नेगेटिव होगा। माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन यूनियन 1 to 2। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, इस तरीके से इंक्रीजिंग, इस तरीके से डिक्रीजिंग। फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल में ए पार्ट क्लियर हो गया होगा सबको। बी पार्ट मतलब मुझे जिस पार्ट के 3-4 लोग आंसर कर देंगे वो पार्ट सॉल्व कर दूंगी। अब बी पार्ट चेक करो। शेड्यूल में जो टाइम प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है प्लीज उसको यूटिलाइज करो। बहुत सिंपल होता है ये एओडी, ठीक है ना। प्रैक्टिस बस सही ढंग से होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगेन सिंपल है। बी पार्ट एफ डैश एक्स निकाल लो। आप एफ डैश एक्स निकालेंगे बेटा तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? -3 sin स्क्वायर एक्स, और sin x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x प्लस 6 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। -π/2 to π/2 बैठना है, ठीक है। -3 sin x cos x चाहो तो कॉमन ले लो या माइनस मत लो कॉमन, क्योंकि वो जो भी होगा ऑब्वियसली बात है। अगर 2 बच रहा है तो 2 तो sin x या cos x जो भी बचेगा उससे हमेशा बड़ा ही होगा। अगर हमने 3 sin x cos x कॉमन लिया
अंदर बच जाएगा 2 माइनस साइन एक्स, यही बचेगा बेटा। अब 2 माइनस साइन एक्स में साइन एक्स की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव होना ही नहीं है, नेगेटिव होने के लिए तो साइन एक्स को 2 से बड़ा होना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बचा ये इंटरवल साइन एक्स इनटू cos x। अभी चेक कर लो ये कब कब पॉजिटिव कब कब नेगेटिव, कब कब अपना आंसर। तो बस आपको सिंपली चेक करना है 0 टू पाई बाय 2 में आपके पास क्या है बेटा, ये इंक्रीजिंग, क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, और माइनस पाई बाय 2 टू 0 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव लेकिन cos पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो गया बेटा नेगेटिव, तो माइनस पाई बाय 2 टू 0 में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। मेरे ख्याल में क्लियर है बच्चे, 5/4 वाला आंसर क्यों दे रहे थे मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। इट इज वेरी सिंपल, 5/4 जैसी टर्म तो कोई आ ही नहीं रही है। चेक कर लो आप एक बार, सेकंड वाले में कोई डाउट तो नहीं, चेक कर लो, देन ट्राई फॉर द थर्ड वन। इसलिए सिंपल होती है, मेंस में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल सिंपल लेना है उसको, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। एक बार चेक कर लो कहां दिक्कत आ रही, कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का आंसर दो, अच्छा क्वेश्चन है, किसी का तो आंसर आएगा, कोई मैं आगे बढ़ूंगी, एटलीस्ट एनी वन ऑफ यू आंसर द थर्ड पार्ट। चलिए, थोड़ा सा शॉकिंग है, किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई, शायद कुछ सही आंसर हम निकाल दे। 2 की पावर x माइनस 1 और 2 की पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये है अपने पास, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार और चेक कर लो आप अच्छे से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, f डैश x निकालते हैं। सीधा f डैश x निकाल लें, 2 की पावर x माइनस 1 को पकड़ लेते हैं, काम करते हैं, तो 2 की पावर x माइनस 1 को पकड़ा, 2 की पावर x माइनस 2 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x इंटू l इंटू ये बनाओ, ठीक है, प्लस आप अगेन 2 की पावर x माइनस 2, ओ सॉरी माइनस 2 है, 2 की पावर x माइनस 2 के होल स्क्वायर को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 2 की पावर x इंटू l इंटू, ऐसा कुछ बनेगा। एक काम करते हैं, जो जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लेते हैं,
2 की पावर x कॉमन निकल रहा है, ln 2 कॉमन निकल रहा है और 2 की पावर x माइनस 2 कॉमन निकल रहा है। तो अंदर क्या क्या बचा है, देखो ये कॉमन निकल गया, ये और ये कॉमन निकल गया, ये बच जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 2, इधर से ये कॉमन निकला, इधर से ये और एक निकल गया कॉमन, तो प्लस 2 की पावर x माइनस 2, इधर ये बचा। ठीक है, तो फाइनली आउटडेश x में क्या बचा है, 2 की पावर x इंटू ln 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 4, ये ऐसा बच रहा है। चेक कर लिया, पहले कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, यही बन रहा है, यही बच रहा है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, ये ln 2 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, 2 की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव, कभी जीरो भी नहीं हो सकता ये तो बेचारा। अब बचा ये दोनों फैक्टर में क्या क्या बच रहा है, एक तो 1 बच रहा है फैक्टर में और एक 2 की पावर x बराबर 4/3, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो log 4/3 टू द बेस 2, ये दो फैक्टर बच रहे हैं आपके पास। log 4/3 टू द बेस 2 जो भी है वो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, ये कैसे पता करें, बहुत सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है, ये ओवरऑल अगर 2 होगा तब मुझे 1 मिलेगा, लेकिन ये 2 तो नहीं है, ये कोई ना कोई क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग है, और 1 पॉइंट समथिंग टू द बेस 2 डेसिमल क्वांटिटी आएगी, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है नंबर लाइन पे छोटा और 1 क्या है बड़ा। ये मेरे ख्याल में लॉग की प्रॉपर्टी सबको पता है, सबको देखना आता होगा ये। ठीक है, और 1 से बड़ा पॉजिटिव है, 4/3 ना, हाँ ये 1 से बड़ा पॉजिटिव है, ये ऐसा बनेगा बेबी का। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर ध्यान से देखो, अब आंसर आ जाएगा मेरे पास इंक्रीजिंग कब कब है, देखो जरा ग्राफ को, इंक्रीजिंग कब कब है, माइनस इंफिनिटी से log 4/3 टू द बेस 2 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है बेटा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग हो गया, और डिक्रीजिंग कब कब आ रहा है, डिक्रीजिंग है मेरे पास log 4/3 टू द बेस 2 कॉमा 1, इस इंटरवल में क्या क्या बेटा डिक्रीजिंग, चेक कर लीजिए आप एक बार, इस इंटरवल में क्या क्या बेटा डिक्रीजिंग, मेरे ख्याल में क्लियर, थर्ड पार्ट चेक कर लीजिए, फिर फोर्थ का आंसर बताइए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें x डिनोमिनेटर में है। थर्ड पार्ट में कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज फोर्थ पार्ट देखो। कृष्णा गुप्ता तुमने ऐसे क्यों ड्रॉ किया 1 से, अच्छा ठीक है, नीचे पॉजिटिव लिखा, कोई बात नहीं, ओके, हाँ बेबी का सही ड्रॉ करो। बेटा वो जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कांसेप्ट लगाते हो प्रोडक्ट में लगाते हैं, प्लस माइनस में थोड़ी लगाते हैं, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि ये वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो ये कभी इससे बड़ी नेगेटिव नहीं हो सकती। वो जो हम लगाते हैं ना कंसेप्ट, ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको छोड़ दो, वो प्रोडक्ट में लगाते हैं, एडिशन में नहीं लगाते हैं। अभी ठीक है, ये वाला कंसेप्ट एडिशन में नहीं लगता है, सिर्फ प्रोडक्ट में लगता है। Avni Mahesh, the answer was correct. चलिए आगे बढ़े बेटा, लेट्स मूव अहेड, डी पार्ट। डी पार्ट का एफ डैश एक्स लिखते हैं सबसे पहले, तो लेट्स राइट एफ डैश एक्स फॉर डी पार्ट। तो सबसे पहले कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ पाई बाय एक्स, ठीक है, और 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस ही है
और बाहर एक और माइनस साइन था तो कंपनसेट हो गया, तो दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या बोलेंगे, आर डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, यहां से आप क्या बोलेंगे, चेक करो, कंसेप्ट लगाओ ऐसा, फटाफट सॉल्व करो, आंसर बताओ। ठीक है बेटा, एफ डैश इज ग्रेटर देन 0, ये तो किया ही आपको होगा आपने, एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 sin pi x ग्रेटर देन x स्क्वायर। नाउ x नॉट इक्वल टू 0, ये भी ठीक ही है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, sin pi by x ग्रेटर देन 0 आ गया हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमको sin pi by x ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब लॉजिकली सोचो आपको क्या करना है, अंदर क्या है, आप क्या सोचोगे, साइन का कोई भी एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होता है, जब ये पाई बाय एक्स कौन सा इंटरवल में लाई करेगा, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ऑब्वियसली बात है ये 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस पाई तक के इंटरवल में लाई करेगा, हाँ या ना, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर ले लेते हैं हम, ठीक है। अब और ये 2n पाई से लेकर पाई बाय x 2n पाई प्लस पाई में लाई करना है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अच्छा पाई पॉजिटिव क्वांटिटी तीनों तरफ से कैंसिल कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू 1/2n कॉमा 1/2n प्लस 1 where n belongs to integer। एक बार आप चेक कर लो, 1/2n ये तो छोटा होगा ना, ये 1/2n प्लस 1 छोटा हो जाएगा ना, 1/2n प्लस 1 से बड़ा है और 1/2n से छोटा है, ये आ गया मेरे पास इधर आंसर, ठीक है। अब f dash x less than 0 सिमिलर यहाँ सॉल्व करते हैं, f dash x less than 0, f dash x less than 0 मतलब this implies sin pi by x upon x square less than 0। अब ये ऑब्वियसली बात है x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी 0 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मुझे सॉल्यूशन निकालना है sin pi upon x less than 0, ठीक है बेटा, यहां तक की बात। नाउ pi by x के लिए आप क्या बोलेंगे, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। भैया आपको बहुत बहुत देखना पड़ेगा कि आंसर को किस फॉर्मेट में लिखा है, कई बार क्या होता है 1/2n प्लस 1 1/2n से भी वही इंटरवल मिल रहा है जो यहाँ पर उन्होंने 2n पाई से पाई बाय x 2n पाई प्लस पाई लिखा है, इसकी जगह वो 2n पाई माइनस 2 से लेकर 2n पाई माइनस पाई लिख सकते हैं, वो कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं, आपको ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा किन किन से हमको सेम इंटरवल मिल रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अभी ये पाई बाय x है, इसको अभी फिलहाल तो सिंपल वे में लिख देती हूँ 2n पाई प्लस पाई से लेकर 2n पाई प्लस 2 पाई, लेकिन आप भी समझ रहे हैं वो ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा 2n पाई, मतलब हमको तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो ये क्या है 2n पाई है, 2n पाई से लेकर 2n पाई माइनस पाई, ऐसा भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा ये भी क्वाड्रेंट सही है, 2n पाई से लेकर 2n पाई माइनस पाई, ये भी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ही रिप्रेजेंट करेगा,
समझ रहे हैं आप? तो वो आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि वो क्या लिख रहे हैं। रेसिप्रोकल कर दो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये किसके लिए आ गया बेटा आपके पास? डिक्रीजिंग। ठीक है, सॉल्व करो, चेक करो कोई डाउट है क्या, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े हम। चलिए, नाउ लेट्स मूव। चार में से किसी पार्ट में कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन से डील करते हैं। अब हो गया, अभी ये बहुत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, सब हो गया। अब इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के एप्लीकेशन पार्ट की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। सो लेट्स राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट जेई का ही क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट ऐसे कैसे करा, ठीक है। वहां ऑप्शंस थे, मैं आपको फाइंड करके क्वेश्चन में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन से कई बार फील आ जाती है कि आंसर होगा, इसलिए फाइंड द नंबर ऑफ, एक्चुअली इसमें ना स्टेटमेंट्स थे आंसर में, तो फिर आपको पता ही चल जाएगा आपको डायरेक्टली कहां चेक करना है। और मैं नहीं चाहती कि आपको हिंट मिले कि कहां से चेक करना है। आप ही क्वेश्चन को जो है सोचो कि कैसे सॉल्व करें। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन या ऑफ द फंक्शन, जो भी लिखना चाहो। वहां तो डायरेक्टली fx इक्वल्स टू करके लिखा था, और लिखा था रूट इज लेस देन दिस and one root is greater than this, या both the roots are greater than less than this, या the three roots are अब इस इंटरवल से ऊपर है, या इस तरीके से लिखा था मल्टीपल रूट्स प्रेजेंट है। ऐसा अब आपको ही सोचना है, तो ऑप्शन रैंडम बोल दी मैंने, तो ऐसे कुछ -3x + sin x, कितने रूट्स हैं और कौन से इंटरवल में होंगे, ये सब बताना आपको। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द इक्वेशन, जो भी लिखना चाहो f, क्योंकि रूट्स तो इक्वेशन के ही होते हैं। खैर जीरोस जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना, जीरोस आर आल्सो रूट्स ओनली। इसके रूट्स बता दो।
आया बेटा किसी का आंसर? भाई किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है? देविक नागर आंसर तो करेक्ट है, लेकिन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि तुमने मुझे ये नहीं बताया कि कहाँ लाइक करते हैं। मतलब पूरा कंप्लीट आंसर नहीं है बेटा। चलिए लेट मी डिस्कस। मुझे पूरा आंसर तो किसी ने भी नहीं किया अभी तक इसका। नहीं, 3 रूट रॉन्ग है, 3 रूट रॉन्ग है, 3 रूट रॉन्ग है। लॉजिकली सोचते हैं कैसे सॉल्व करके नंबर ऑफ रूट्स निकालने। नंबर ऑफ रूट्स भी निकालने तो ये तो पता करना ही पड़ेगा कि देखो लॉजिकली एक बात सोचते हैं अपन पहले तो रूट्स निकालने। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो एकदम से तो कोई भी नहीं कह सकता एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैं नंबर ऑफ रूट्स निकालने एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर एग्जाम से जेई में क्वेश्चन आता है तो उसको तो सोचना ही पड़ेगा रूट्स निकालने कैसे सोचे। सबसे पहले मैंने प्लस इंफिनिटी रखा। अगर मैंने प्लस इंफिनिटी रख भी दिया, हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में, तो प्लस इंफिनिटी रखने पर ये एक्सप्रेशन तो जीरो हो जाएगा पहला वाला, दूसरा वाला माइनस इंफिनिटी हो जाएगा और तीसरा वाला साइन इंफिनिटी। चाहे जो रख लो यार, -1 से 1 के बीच में ही होगा, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ओवरऑल आंसर माइनस इंफिनिटी का आउटपुट क्या आ जाएगा, माइनस मतलब प्लस इंफिनिटी का आउटपुट क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी रखा, जब माइनस इंफिनिटी रखा अभी भी ये तो जीरो है मेरे पास, ये मेरे पास प्लस इंफिनिटी हो जाएगा और ये चाहे जो हो यार -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। क्या बोलते हो? तो माइनस इंफिनिटी रखने पर आउटपुट क्या आ रहा है, प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब कम से कम एक रूट तो है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाने के लिए उनको एक बार तो एक्सिस को कट करना पड़ा होगा, अगर ग्राफ उस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ तो हमको एक हल्का सा ग्राफिकल नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एक रूट की पॉसिबिलिटी कम से कम बनती है अगर ग्राफ उस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ तो। फिलहाल मुझे इसकी डोमेन के बारे में एक बात पता है कि -1 पे ग्राफ नहीं आएगा। सॉरी, -1 पे ग्राफ नहीं आएगा, एक बात मुझे ये पता है, ठीक है। -1 पे नहीं आएगा, ठीक है, ये बताया मुझे। और उसके अलावा एवरेज एक्स अगर हम निकालते हैं कभी तो एवरेज एक्स कितना हो जाता है बेटा, एवरेज एक्स हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास -2 अपॉन x+1 का होल क्यूब, ठीक है ना, -3 प्लस ये कितना आ गया मेरे पास cos x, यही बन रहा है। देखो जरा ध्यान से, यही बन रहा है बेटा। एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई छोटी सी, ये होल क्यूब की जगह ये होल क्यूब की जगह होल क्यूब है, वेरी सॉरी। एक बार आप चेक कर लो, अब किसी का आंसर आ जाएगा, 1 मिनट का टाइम दे दूंगा। ये पावर 4 है यहाँ पे, अब आ जाएगा मेरे ख्याल में। छोटी सी मिस्टेक हो गई यार, ये होल क्यूब है।
ठीक है, तो ये तुम्हारा एवरेज एक्स बन गया। उससे इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम प्लस इन्फिनिटी रखे या माइनस इन्फिनिटी रखे, वो तो जीरो ही रहना है और ये सिमिलर बनना ही है। हाँ, बस फर्क यहाँ पड़ेगा कि यहाँ पे आप एवरेज एक्स में देखो, इसको आप क्या बोल दोगे, ऑलवेज नेगेटिव, और ये भी ऑलवेज नेगेटिव, तो एवरेज एक्स आपका क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। और अगर एवरेज एक्स आपका ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीजिंग है। थ्रू आउट डिक्रीजिंग का मतलब थ्रू आउट डिक्रीजिंग चाहे जो हो जाए हमेशा डिक्रीजिंग। -1 पे मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, -1 मेरा डोमेन में नहीं है, बट स्टिल फंक्शन तो क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस इंफिनिटी में क्या मिल रहा था तुमको, माइनस इंफिनिटी। देखो जब प्लस इंफिनिटी रखने पर माइनस इंफिनिटी मिल रहा था, तो ग्राफ यहां से कहीं से शुरू होगा, प्लस इंफिनिटी में माइनस इंफिनिटी अप्रोच करता हुआ। जीरो पे क्या मिल रहा है अपने को, जीरो रखेंगे तो जीरो पे क्या मिल रहा है, ये तो 1 मिल रहा है, ये जीरो मिल जाएगा, ये जीरो मिल जाएगा, तो जीरो पे मुझे ओवरऑल 1 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा -1 से हल्का सा बड़ा रखा आपने, -1 से हल्का सा बड़ा रखा मतलब -0.99 रखा। जैसे ही आपने -0.99 रखा, -0.99 रखने पर एक 0.1 है, और ये 0.1 का होल क्यूब हो जाएगा तो और छोटी क्वांटिटी हो गई, और 1 अपॉन और छोटी क्वांटिटी ये किसको अप्रोच करेगा, प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो समथिंग इसके ऊपर का ग्राफ कैसा जाएगा तुम्हारा, ऐसा, किसके ऊपर, -1 के आगे का ग्राफ रैंडम। तो ये तुम्हें एक रूट यहाँ मिल गया जो कि -1 से बड़ा है। ठीक है, अब अगर x + 1 के होल क्यूब, ये -1 के पीछे अगर आप ड्रॉ करें, अब -1 से मैंने हल्की सी छोटी क्वांटिटी रख दी, वो क्या होगी, -1.001, तो -1.001 रखा, तो यहाँ पे मुझे -0.1 मिल जाएगा, जिसका होल क्यूब बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, जिसका होल क्यूब बाय डिफॉल्ट माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, मतलब होल क्यूब मतलब और छोटी क्वांटिटी हो गया पर माइनस में, और 1 अपॉन माइनस में बहुत छोटी क्वांटिटी, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, और माइनस इंफिनिटी रखने पर आउटपुट क्या मिल रहा है, प्लस इंफिनिटी। ये मेरे पास इस तरीके से है, समथिंग लाइक दिस, प्लस इंफिनिटी। तो इसका मतलब एक रूट यहाँ मिल रहा है, एक रूट यहाँ मिल रहा है। अच्छा रहेगा थ्रू आउट ग्राफ डिक्रीजिंग ही, इसलिए एक से ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं, क्योंकि एवरेज एक्स मेरा लेस देन 0 है, तो एक बार डिक्रीज होना शुरू हुआ तो कंटीन्यूअसली डिक्रीज होता रहेगा, इस इंटरवल में डिक्रीज होना शुरू हुआ तो कंटीन्यूअसली डिक्रीज होता रहेगा, इसलिए एक एक ही पॉइंट मिलना है और कोई पॉइंट मिलना ही नहीं है। तो आंसर कितना है 2, और इसका ऑप्शन था वन रूट इज ग्रेटर देन -2 एंड अदर रूट इज लेस देन सॉरी, one root is greater than -1 and other root is less than -1 and function is throughout decreasing. This was the correct option. इसलिए मैंने बोला कि एक बार इसको चेंज कर लो, एफ को होल क्यूब कर लो, क्योंकि उसके ऑप्शन में था जेई में कि फंक्शन इज थ्रू आउट डिक्रीजिंग, वन रूट इज लेस देन -1, वन रूट इज ग्रेटर देन -1। तो वहां पे थोड़ा ग्राफिकल आइडिया होना जरूरी है, अदरवाइज आप सोचोगे -1 से बड़े छोटे पर अगर रूट आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कहीं ना कहीं घूम के आया होगा, हम ही लॉजिक लगाने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचो तो फंक्शन थ्रू आउट, जो लोग ऑप्शन से आंसर निकालते हैं वो इस ऑप्शन को डेफिनेटली गलत बोलने वाले हैं, जो लोग ऑप्शन से आंसर निकालते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीजिंग है तो एक रूट -1 से बड़ा और एक रूट -1 से छोटा कैसे हो सकता है, वो ये दिमाग लगाते हैं, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे ऑप्शन रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे ऑप्शन रिजेक्ट करने वाली मेथड जो होती है वो अपनी फेल हो सकती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चेक कर लो इसमें कोई डाउट है क्या, चेक कर लो, बस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, x + 1 का होल क्यूब कर लेना, और चेक कर लो एक बार कोई डाउट है क्या। आगे बढ़े बेटा,
इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, लेट, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है ना, gx इक्वल्स टू fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x, let gx equals to fx plus f of 1 minus x and f double dash x greater than 0 and f double dash x greater than 0 for all x belongs to 0 to 1 open, for all x belongs to 0 to 1 open. Find interval of increase and decrease of gx. Find interval of increase or decrease of gx. अगेन ऑप्शन थे पर मैंने ऑप्शन हटा दिए, अब डायरेक्ट आंसर ही दो, क्योंकि ऑप्शन तो एकदम क्लिक कर जाएगा कहाँ चेक करना है। निमेश उसको इवन पावर में कमेंट नहीं कर सकते, ऑड पावर में कमेंट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि एफ डैश एक्स के लिए कोई पर्टिकुलर रूल होना जरूरी है ना, इसलिए।
Devik is absolutely correct. Akshat Jain is correct. Amber is correct. Areen is correct. Abhiya is correct. काफी सारे लोग का आंसर है, मतलब काफी सारे नहीं, 8-10 लोग आ गए। चलो फिर अब मैं सॉल्व करती हूँ। थोड़ा सा बस चीजें जो बोलते हैं, एक सामान दिया हुआ है हमको, उसको बस सही तरीके से यूज करना है। एक तो मुझे जीएक्स के बारे में पता करना है, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। सबसे पहले तो मैं जी डैश एक्स लिख लेती हूँ। व्हाट इज जी डैश एक्स? एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है ये वाली बात ना। अब मुझे बोला गया एक और इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन में कि एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हो? और अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब वही वाली प्रॉपर्टी बढ़ते हुए एक्स के साथ वाई की वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दिस इंप्लाइज कि अगर एफ डैश x1 को मैं ग्रेटर देन एफ डैश x2 बोल दूं, देन x1 ग्रेटर देन x2 हो गया। ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, और x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। यही तो प्रॉपर्टी होती है इंक्रीजिंग की। नाउ हमें क्या पता करना है? इंक्रीजिंग। तो g डैश x इज इंक्रीजिंग, सॉरी gx इज इंक्रीजिंग, ऐसा बोलना चाहिए। gx इंक्रीजिंग पता करना है, मतलब g डैश x इज ग्रेटर देन 0 पता करना है। g डैश x ग्रेटर देन 0 मतलब ये ग्रेटर देन 0, तो f डैश x ग्रेटर देन f डैश 1 माइनस x। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा x ग्रेटर देन 1 माइनस x, x ग्रेटर देन हाफ, और x हाफ से कितना भी बड़ा हो जाए 1 से तो छोटा होना पड़ेगा। तो gx कब इंक्रीजिंग है? when x lies between 1 to half to 1, when x lies between half to 1। और gx डिक्रीजिंग है, मतलब g dash x लेस देन 0 है, मतलब f dash x इज लेस देन f dash 1 माइनस x, मतलब x इज लेस देन 1 माइनस x, मतलब x इज लेस देन हाफ, और x हाफ से कितना भी छोटा हो जाए 0 से तो बड़ा होना पड़ेगा। तो 0 टू हाफ में gx इज व्हाट बेटा? डिक्रीजिंग। चेक कर लो एक बार, आप कोई डाउट हो तो चेक कर लो प्लीज। पूरी कहानी बोर्ड पर लिख दी है, बस जल्दी जल्दी ना समझा दो, ये समझ लीजिए आप बस। ठीक है, अब आज हम शुरू करेंगे। अभी हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस, उन सब की थोड़ी सी बात करेंगे पहले हम क्वेश्चंस करने के पहले। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हम। पहले ये हो गया ये क्वेश्चन, को डाउट तो नहीं है? लेट्स मूव अहेड। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट्स पे आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी एक रैंडम मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया तुम्हारे सामने, ऐसा कुछ भी रैंडम ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर ग्राफ सडनली इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर जाए, ऐसा कभी हो जाता है, इसका मतलब आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिला है। कभी इंक्रीज करने के बाद एकदम से क्या कर गया? डिक्रीज। अगर ग्राफ डिक्रीज करने के बाद सडनली इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। कभी ऐसा होता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि इफ अ फंक्शन इज increasing in some interval and decreasing in some other interval, then it is a non-monotonic function. Then
It is a non-monotonic function. ठीक है, अगर ग्राफ किसी एक इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किसी एक इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, तो कैसा हो जाएगा? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन एंड इट हैज पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखो मैक्सिमा और मिनिमा में मैं बहुत अच्छे से ग्राफिकली समझाऊंगी लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है। फिलहाल लोकल ग्लोबल का आप ऐसा डिफरेंस समझ जाओ फिलहाल के लिए। लोकल मतलब जो दिख रहा है सामने सामने, ये सामने सामने दिख रहा है। अब सामने सामने दो चार मैक्सिमा दिखेंगे तो सारे के सारे लोकल मैक्सिमा है। मैक्सिमा का मतलब सिंपल होता है, किसी भी पॉइंट को मैक्सिमा तब बोलते हैं जब उसके जस्ट पहले वाली और उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू उससे छोटी हो, तो इट इज लोकल। लोकल मार्केट जिसे बोलते हैं हम, लोकल तो बहुत सारे मार्केट हो सकते हैं, वैसे लोकल मैक्सिमा भी किसी एक ग्राफ पे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल एक ही होता है। जो सारे मैक्सिमा का मैक्सिमा होता है ना, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर हम बोले कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन इट मींस एंड इट क्या बोलती है, इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, increasing in some interval and decreasing in another interval, in some other interval, then it is a non monotonic function and it has local maxima and local minima. नॉन मोनोटोनिक फंक्शन मतलब उसका कहीं ना कहीं मैक्सिमा और मिनिमा है। इट हैज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे पता करते हैं? इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करने लग जाए रिलेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमा एक से ज्यादा हो सकते हैं, और डिक्रीज करने के बाद सडनली इंक्रीज कर जाए रिलेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कोई खास बात नहीं, बेसिक्स का नोट है, बेसिक सी डेफिनेशन है, आपको चेक कर लो एक बार अच्छे से। और अथर्व छाबड़े, तुम किसका एमटेक का डाउट पूछ रहे हो? ये मुझे पता ही नहीं है, तो तुम मुझसे एक बार वो बताओ कौन सा का पूछ रहे हो। अरे तो सौरभ चौहान, हम एफएक्स की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम एमटेक की बात कर रहे हैं। एफटेक्स इंक्रीजिंग है, क्या कर रहे हो? स्टेटमेंट को देखो जरा ढंग से। मैंने एफएक्स थोड़ी बोला एफएक्स इंक्रीजिंग है, मैंने क्या बोला? एफडेक्स इंक्रीजिंग है। अगर एफडेक्स ग्रेटर देन 0 और एफडेक्स को मैं फंक्शन मान लूं तो वो इंक्रीजिंग है। एफएक्स के बारे में थोड़ी कमेंट किया कि तुम बोल रहे हो एफएक्स तो कॉनकेव अपवर्ड्स है और कॉनकेव अपवर्ड्स है तो डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो एफएक्स बिल्कुल डिक्रीजिंग हो सकता है। लेकिन अगर एफडेक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफडेक्स अगर एक फंक्शन बनाया तो एफडेक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। वो जो तुम बोल रहे हो वो एफएक्स पे लगेगा। चलिए, ये नोट हो गया क्या? इसी में चाहो तो यहीं पे लिख लो वो लाइन भी। अ पॉइंट of maxima or minima cannot be point of monotonicity। ऑब्वियसली बात है, जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा हो वो पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी नहीं हो सकता, इसलिए हम आंसर हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं। और जो पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी होता है वो कभी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी है, जहां पर आपको अगर बोलते ग्राफ मोनोटोनस मिल रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो सकता, और जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है वो कभी भी पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी नहीं हो सकता। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो एफडेक्स के नेगेटिव पॉजिटिव होने से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या लेना देना? मतलब साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बट डिक्रीजिंग है, और अपने क्या कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है लेकिन इंक्रीजिंग है। तो अथर छापड़ा उससे मुझे क्या? नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से तो बेटा मुझे कोई लेना देना ही नहीं है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिटिकल पॉइंट्स का। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? क्रिटिकल पॉइंट्स। ग्राफ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको आइडिया तो होना चाहिए कि व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स एक्चुअली। क्रिटिकल पॉइंट्स किसी भी ग्राफ के वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर एवरेज एक्स जीरो, ठीक है, जहां पर एवरेज एक्स क्या हो बेटा? जीरो, एवरेज एक्स डज नॉट एग्जिस्ट और एफ एक्स आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। इन तीनों तरह के पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। पहला एवरेज एक्स इक्वल्स टू जीरो, या पहला और वो ऐसा लिख लो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। पहले एफ एक्स से शुरू कर लेते हैं। एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ये पता करने के लिए क्रिटिकल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट पता करो। एवरेज एक्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नॉन डेरिवेबिलिटी वाले पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज एवरेज एक्स इक्वल्स टू जीरो। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों को जो नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। Critical point is collection of all the points. Collection of all the points for which ठीक है, for which f(x) does not exist, f(x) does not exist, ठीक है, and f(x) equals to 0. They are इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ गिवन इंटरवल। मतलब अगर आपसे को पूछ ले कि भाई ln(x) जो है -1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो -1 से 0 का पूरा इंटरवल ही क्रिटिकल पॉइंट हो गया, उसके अलावा नहीं, क्योंकि जो गिवन इंटरवल होगा क्वेश्चन में उसी के अंदर हम कमेंट करेंगे कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो दे आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ गिवन इंटरवल। क्वेश्चन में इंटरवल देना पड़ेगा उनको ये बोलने के लिए कि कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। These are critical points, critical points. लिखो फटाफट, then we will talk about point of inflection. चलो लेट्स बिगिन विद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की पहले हिंदी में परिभाषा सुन लो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसी भी कर्व का वो पॉइंट होता है जहां पर कर्व की कॉन्केविटी चेंज होती है, कॉन्केव डाउनवर्ड से सडनली कॉन्केव अपवर्ड्स हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ, ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले कर्व ऐसा था फिर सडनली ऐसा हो गया, तो ये पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट हो गए। तो पहले तो आप ये समझो व्हाट आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व के वो पॉइंट होते हैं जहां पर कर्व की कॉन्केविटी चेंज होती है, ठीक है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। किसी भी अगर एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया और आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोल दिया, आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करना पड़ेगा कहां कहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तभी तो उसके अबाउट आप कर्व की कॉन्केविटी चेंज करोगे। कर्व कॉन्केव डाउनवर्ड से सडनली कॉन्केव अपवर्ड्स हो गया, तो पता तो करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो पहले तो बेसिक डेफिनेशन हिंदी में समझ में आप, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व के वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे कर्व की कॉन्केविटी क्या होती है बेटा? चेंज होती है, वेयर द कॉन्केविटी ऑफ द कर्व चेंजेस, ठीक है।
सबसे पहला एक वर्ड देख लो, अब मैंने क्या लिखा, फॉर अ कंटीन्यूअस फंक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए बात करते हैं हम लोग। मैंने डेरिवेबल नहीं बोला, मैंने सिर्फ कंटीन्यूअस बोला। फॉर अ कंटीन्यूअस फंक्शन, हम किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए, ठीक है, क्लियर है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वैसे तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो, क्योंकि दिक्कत ये है कि बुक्स में वो सिर्फ डबल डेरिवेटिव तक ही बात करते हैं, वो दो डेरिवेटिव तक ही बात करते हैं, लेकिन हमको तो जनरलाइज इसलिए बात करनी पड़ेगी बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को पहले आपको मैं पूरा जनरलाइज ही समझा देती हूँ, फिर डबल डेरिवेटिव हो या फोर्थ डेरिवेटिव या एट डेरिवेटिव, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पर सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। बुक की डेफिनेशन कहाँ बच्चों के लिए फेल हो जाती है, जब वो एक्स क्यूब होता है तो एक्स क्यूब में वो मेंशन कर देते हैं कि भैया अगर एफ डबल डैश एक्स नॉट किसी पॉइंट पे जीरो हो गया है ना, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट होता है। देखो तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कोई फंक्शन y इक्वल्स टू fx है, कोई फंक्शन y इक्वल्स टू fx, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले इस y इक्वल्स टू fx फंक्शन पे तुमको सबसे पहले तुम f डैश x निकालोगे। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, अगर f डैश x लेस देन 0 आ जाता है तो ग्राफ डिक्रीजिंग है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि अगर f डैश x इक्वल्स टू 0 आ गया तो क्या करेंगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो अब यहाँ पर दो बातें होती हैं आपके लिए, आपके सोचने के लिए, या तो f डैश x 0 होगा या तो f डैश x 0 नहीं होगा। अगर f डैश x 0 है तो दिक्कत है। देखो f डैश x अगर 0 नहीं है तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर f डैश x 0 नहीं हुआ इसका मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। आप समझ रहे हैं बात को, अगर f डैश x 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, या तो आपके पास पॉजिटिव होगा या तो आपके पास नेगेटिव होगा। मतलब आपके पास या तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका मतलब पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी तो नहीं है वहां पे, सॉरी पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी हो, मैक्सिमा मिनिमा तो हो नहीं सकता। अगर f डैश x 0 हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमा और मिनिमा ही होगा। अगर f डैश x 0 हुआ तो आप तीसरा डिफरेंशिएशन चेक करेंगे। जब आप तीसरा डिफरेंशिएशन चेक करेंगे तो आपको दो बातें मिलेगी यहाँ पर, f डबल डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर पॉजिटिव हुआ तो आप मिनिमा बोल देंगे, नेगेटिव हुआ तो आप मैक्सिमा बोल देंगे। लेकिन अगर f डबल डैश x 0 है तो वहां पर वो बोल देते हैं कि इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो बोल देते हैं इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऐसा वो बोल देते हैं, ठीक है। अगर f डबल डैश x 0 उस पॉइंट पर आ जाता है तो इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये डेफिनेशन वो प्रूफ भी कर देते हैं, किस पे प्रूफ करते हैं, y इक्वल्स टू x क्यूब पे। हमने एक फंक्शन माना y इक्वल्स टू x क्यूब, ठीक है, हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर बना। जिन पॉइंट पे 3x स्क्वायर 0 नहीं है उस पर तो आप आराम से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो कमेंट करना है कर दोगे, लेकिन जिन पॉइंट पर आपका f डैश x 0 है, कौन से पॉइंट पे f डैश x 0 है, x इक्वल्स टू 0 पर, उसका क्या करोगे, उस पर तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे f डैश x 0 है। तो उसके लिए वो बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। आपने डबल डिफरेंशिएट कर दिया, आपने लिखा कि अब f डबल डैश x क्या हो गया बेटा आपके पास, अब f डबल डैश x क्या हो गया आपके पास, कितना हो गया 6x। जैसे f डबल डैश x 6x हुआ, अगर 6x जो है वो 0 पर 0 आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात, जो आपका f डबल डैश x आया है वो तो अगर 0 पर 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और अगर वो 0 पर 0 नहीं आया, वो 0 पर 0 नहीं आया, इसका मतलब या तो वो मैक्सिमा है या तो वो मिनिमा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये देखो अब क्या हुआ आपके साथ यहाँ पर, जब आपने एक फंक्शन लिया x क्यूब का आपने डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर, आपने वो पॉइंट लिया जहां पर 0 है, 0 तो 0 x इक्वल्स टू 0 पे देखो, x इक्वल्स टू 0 के अलावा सब कुछ तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, लेकिन x इक्वल्स टू 0 पे आपको समझ में नहीं आया क्या बोले। फिर आपने एक और बार डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया तो कितना बना बेटा आपके पास 6x 0 पर 0 है या नहीं है, 0 पर 0 है, और अगर वो 0 पर 0 है, अगर वो 0 पर 0 है तो फिर आप क्या बोलेंगे वहां पर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और आपने बोला भी है वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आपने वहां पे क्या बोला बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट जहां पे कर्व की क्या हो गई, कॉन्केविटी चेंज। एक्स स्क्वायर लो, फंक्शन एक्स स्क्वायर लिया, डिफरेंशिएट किया तो क्या बना 2x। अब जहां जहां 0 नहीं है वहां तो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कमेंट कर दिया, लेकिन जहां 0 है 2x किस पर 0 होता है, 0 पर, अब उस पर कैसे कमेंट करें, तो आपको कहा गया डबल डिफरेंशिएट कर दो। आपने डबल डिफरेंशिएट किया, आपने क्या लिखा 2,
अब अगर डबल डिफरेंशिएट करने पर खाली 2 मिला तो वो जीरो तो नहीं है, वो क्या है आपके पास पॉजिटिव, और पॉजिटिव हुआ तो जीरो पे आपने क्या मिल गई, बोल दिया क्या मिल रहा है, मिनिमा। और ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, जीरो पर क्या मिल गया आपको, मिनिमा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, एक्स स्क्वायर के लिए भी ये फंक्शन ट्रू है और एक्स क्यूब के लिए भी ये ट्रू है। सबसे पहली बार ये फंक्शन कहां फेल हो गया, एक्स की पावर 4 पर फेल नहीं हो गया, लेकिन आपने इसको पूरा किया ही नहीं, आपने इस कंसेप्ट को पूरा ही नहीं लिखा। कैसे नहीं पूरा लिखा वो मैं अभी आगे समझाती हूँ, पर अब एक्स की पावर 4 पे चेक करते हैं। एक्स की पावर 4 मैंने फंक्शन लिया, पहला डिफरेंशिएशन किया 4x क्यूब। 4x क्यूब कहां जीरो नहीं है, वहां तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल दिया, लेकिन जहां जीरो है वहां तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर का जब आपने देखा कि नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, वहां तो ठीक है, हमको किस पर चेक करना था, जीरो पर, तो जीरो पर जैसे हमने ड्रॉ किया तो जीरो मिल गया। अब अगर जीरो मिल गया तो क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहां पे, नहीं, क्योंकि एक्स की पावर 4 का ग्राफ तो हम सबको पता है कि ऐसा है, तो यहाँ तो कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। यहाँ तो इसके इधर भी कर्व क्या है, अपवर्ड से, और इसके इधर भी कर्व अपवर्ड से, तो ये वाला रूल तो हमारा फेल हो गया। समझ रहे हैं आप बात को, कौन सा वाला रूल, मैं फिर समझाती हूँ कौन सा वाला रूल। ये डबल डेरिवेटिव वाला रूल है, आपके सिलेबस में डबल डेरिवेटिव वाला रूल ही है। कौन से सिलेबस में, 12th बोर्ड के सिलेबस में, 12th बोर्ड में डबल डेरिवेटिव वाला रूल ही है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। वो ये कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन का पहला डिफरेंशिएशन आप करते हैं, उसमें जहां जहां जीरो नहीं है वहां तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कमेंट कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, लेकिन जहां जहां जीरो है वहां जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा ही आएगा, वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ सकता है। अब कमेंट करने के लिए आपको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या तो एफ डबल डैश एक्स जीरो नहीं है, या तो एफ डबल डैश एक्स जीरो है, लेकिन एफ डबल डैश एक्स जीरो है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होगा, आपको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ये यहाँ पर रूल गलत है क्योंकि क्यूबिक के ग्राफ तक ही, और हमारे सिलेबस में 12th में क्यूबिक का ग्राफ ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेस्ट्रिक्टेड नहीं है क्यूबिक के ग्राफ के लिए, वो किसी भी बाई क्वाड्रेटिक पावर 5 पावर 8 कोई भी ग्राफ के लिए आपसे कमेंट पूछ सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, तो ये जो रूल जितना मैंने लिखा है दिस इज ओनली फॉर क्यूबिक, क्यूबिक के ग्राफ तक ही ये चीजें ट्रू हो सकती है, उसके बाद ये चीजें ट्रू नहीं है। यहाँ पर आपका फंक्शन के आगे की कहानी है, इसको बोलते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट, वी कॉल इट एज nth डेरिवेटिव टेस्ट, इट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तक हमारे 12th के सिलेबस में है, इसलिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तक 12वीं बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात सिर्फ नहीं करने वाली, मैं इसको रब कर रही हूँ, मैं एक जनरलाइज कांसेप्ट बता रही हूँ, उसमें 12th बोर्ड को कवर हो ही जाएगा, ठीक है। सो आई एम रबिंग इट नाउ, है ना, हम एक जनरलाइज बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट 12th बोर्ड। अब देखो क्या कहानी है, कहानी है कि मुझे क्या करना है, मुझे पावर n का ग्राफ दिया है, मुझे सिर्फ पावर 6 पावर 7 पावर 8 पावर 4 पावर 3 पे बात नहीं करनी, मुझे पावर n का ग्राफ दिया है, ठीक है। तो मैंने उस पावर n के ग्राफ के लिए लिखा y इक्वल्स टू f। अच्छा, कंटीन्यूअस फंक्शन तो होना जरूरी है, इसीलिए तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहे हैं मेनली। तो मैंने लिखा y इक्वल्स टू fx, पहली कहानी, ठीक है। आप ध्यान से समझना, आप मन में कोई भी आपके हिसाब से डिसाइड कर लो जिसका ग्राफ का आपका आइडिया है, पावर x की पावर 8 ले लो और x की पावर 9 अपने मन में ले लो, क्योंकि आपको पता है कि x की पावर 8 में ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा और x की पावर 9 में कैसा जाएगा बेटा, कॉनकेव अपवर्ड्स कॉनकेव डाउनवर्ड्स जाएगा, ये आपको पता है, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे वहां पर, ठीक है। अब देखो आपने पहला डिफरेंशिएशन किया, उसमें दो बातें आती हैं, कौन सी दो बातें आती हैं, पहला डिफरेंशिएशन किया ना, थोड़ा सा ऐसा लेते हैं, उसमें दो बातें आएंगी, या तो एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, या तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो थ्रू आउट पॉजिटिव आ जाएगा या तो थ्रू आउट नेगेटिव आ जाएगा, तब तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कमेंट कर देंगे। दिक्कत कहाँ शुरू हो जाती है, जब एफ डैश एक्स जीरो आ जाता है, क्योंकि एफ डैश एक्स जीरो आता है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि वो पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम का है, ये हमने सीखा भी है बचपन में, ये सही भी बात है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि हमने ये नहीं सीखा कि वो सिर्फ पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा का नहीं होता है, वो मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कर्व का वो पॉइंट जहां पे कर्व की कॉन्केविटी चेंज हो रही है। तो अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ये पहला स्टेटमेंट, नॉट इक्वल टू जीरो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर एक बार डेरिवेटिव करना पड़ता है। अगला डेरिवेटिव किया मैंने, अगले डेरिवेटिव में अगर एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आया, मतलब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आया तो कह देना मिनिमा,
नेगेटिव आ गया तो कह देना मैक्सिमा है, ये तो स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब अगला डेरिवेटिव भी जीरो आ गया। अब अगर अगला डेरिवेटिव भी जीरो आ गया तो हमें फिर एक डेरिवेटिव करके चेक करना पड़ेगा। वी कैन नॉट कमेंट कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होगा, हमें फिर एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज एफ ट्रिपल डैश एक्स। मैंने फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स लिया, उसमें फिर दो बातें होंगी, या तो वो जीरो होगा या तो वो जीरो नहीं होगा। अगर वो जीरो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारी। अगर वो जीरो नहीं हुआ इसका मतलब या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर वो जीरो नहीं हुआ तब हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक्स क्यूब का ग्राफ ले लो, पहला डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, अगला डेरिवेटिव 6x। अब अगला डेरिवेटिव 6 जैसे ही आया वो जीरो नहीं आया तब तो आप सीधा कमेंट कर दो इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तब कोई दिक्कत ही नहीं, आप सीधा कमेंट कर दो इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन साला दिक्कत तब आ जाती है जब वो जीरो ही रहता है। जैसे कि x की पावर 5, x की पावर 5 का थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा? पहला डेरिवेटिव x की पावर 4, अगला डेरिवेटिव x क्यूब, समझ रहे हैं आप? थर्ड डेरिवेटिव x स्क्वायर आ गया, अभी भी उसमें जीरो आ रहा है 12 के ढेर। अगर अभी भी उसमें जीरो आ रहा है, पर मैं अगर उसमें जीरो आ रहा है तो मैं डायरेक्टली नहीं कह सकती हूँ इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। इसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? अगला डेरिवेटिव। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जिस डेरिवेटिव पे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कमेंट कर रहे हैं उस पे आप डायरेक्टली मैक्सिमा मिनिमा नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट डेरिवेटिव लिया इसमें फिर दो बातें होंगी, या तो एफ फोर्थ डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा या तो जीरो होगा। अगर जीरो नहीं हुआ तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ आया होगा तो उसको देखकर मैं कह दूंगी कि भैया पॉजिटिव आया तो मैक्सिमा है, नेगेटिव आया तो मिनिमा है। लेकिन अगर जीरो नहीं हुआ तो मेरी टेंशन, मुझे फिर अगला डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा सांस मतलब बोलते ना समझने की कोशिश करो, गहरी सांस लो, x की पावर 4 x की पावर 5 के ग्राफ को चेक करो, क्योंकि उनके ग्राफ हमको आइडिया है। x की पावर 4 के ये याद करने के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है ना? तुम्हें समझने के हिसाब से देखो। अगर आपको ऐसा भी नहीं कि कोई रटने वाला कंसेप्ट है, मैं रटने को नहीं कह रहा हूं, आप लॉजिकली सोचेंगे अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है पहला डेरिवेटिव तो या तो वो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये तो आप भी समझ रहे हैं। लेकिन जीरो आ गया, हम ये एफ के लिए बात कर रहे हैं, समझ रहे ना फिर बात? हम किसके लिए बात कर रहे हैं? एफ के लिए। पर जीरो आ गया तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो आप क्या कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी मैक्सिमा मिनिमा और इट कैन बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो कैसे सोचेंगे मैं वो कहानी आगे की बता रही हूँ, समझ रहे? देखो जरा मेरी बात को, मान लो मैंने x की पावर 4 का ग्राफ लिया, x की पावर 4 का ग्राफ लिया तो हम सबको पता है वो ओपनिंग अपवर्ड्स है, ठीक है ना? मतलब उसमें मिनिमा होता है, हम सबको पता है। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? देखो कैसे पहुंचे। y = fx लिया मैंने फंक्शन x की पावर 4, मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला 4x³ 4x³ में मुझे x = 0 पर पता करना है साला मैक्सिमा मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैंने कहा कि x³ बना, x³ पे 0 पर 0 आ रहा है तो मुझे अगला डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, दैट इज x²। x² पे अगर मुझे 0 नहीं मिलता तो कोई लफड़ा ही नहीं था, तो मैक्सिमम पॉजिटिव होता तो मिनिमम बोल देती, नेगेटिव होता तो मैक्सिमम बोल देती। लेकिन साला फिर 0 मिल गया। अब जब f" 0 हो गया तो मुझे अगला डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट x। अगर x पर मुझे 0 नहीं मिलता तो मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह देती, लेकिन फिर मुझे 0 मिल गया। जैसे ही मुझे 0 मिला मुझे अगला डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। जैसे ही अगला डेरिवेटिव चेक किया मैंने, अगला डेरिवेटिव पे अगर मुझे पॉजिटिव मिल गया तो मैक्सिमा, नेगेटिव मिल गया तो मिनिमा। मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ तो सही मिला ना? हाँ, वो गलती से लिख दिया। पॉजिटिव मिल गया तो मिनिमा, नेगेटिव लिख दिया तो मैक्सिमा। और अगर वहां पे फिर से मुझे 0 मिल जाता तो मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कमेंट करती, मैं नेक्स्ट डेरिवेटिव चेक करूंगी। मैं क्या करूंगी बेटा? नेक्स्ट डेरिवेटिव चेक। अगेन जहां 0 मिला आपको अगला डेरिवेटिव चेक करना ही पड़ेगा। आप कभी भी 0 को देखकर कमेंट नहीं कर सकते मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपको नॉन 0 पर ही कमेंट करना है मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये ऑल्टरनेट ही जाएगी। आप खुद ही देख लो ना, ऑल्टरनेट जा रहा है। जैसे ही 0 मिलता है नेक्स्ट डेरिवेटिव चेक करना ही है। आप फिफ्थ डेरिवेटिव चेक करेंगे। फिफ्थ डेरिवेटिव में फिर से दो बातें होंगी, या तो 0 नहीं होगा या तो 0 होगा। 0 नहीं हुआ तो कोई इशू ही नहीं है, मैं डायरेक्टली कह दूंगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पर 0 हो गया तो मैं मैक्सिमा मिनिमा नहीं कहूंगी, मैं नेक्स्ट डेरिवेटिव चेक करूंगी, जिसमें अगर मुझे 0 नहीं मिला तो मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव मिला होगा। नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा। और अगर 0 मिल गया तो फिर मैं अगला डेरिवेटिव चेक करूंगी, उसमें अगर 0 नहीं मिला तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 0 मिल गया फिर मैं अगला डेरिवेटिव चेक करूंगी।
कुल मिला के मैं जीरो पे कभी कमेंट कर ही नहीं सकती हूँ कि इट इज मैक्सिमा, इट इज मिनिमा और इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मुझे क्या चाहिए रहेगा कमेंट करने के लिए? ऑल्टरनेट चलना पड़ेगा, मुझे बार बार डेरिवेटिव चेक करने पड़ेंगे, तब जाके मैं कमेंट कर पाऊंगी इट इज मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ रहे हैं आप थोड़ी थोड़ी इस कहानी को? बहुत सिंपल सी कहानी है। आप इसको अब क्या एक्स क्यूब तक भी कर लो, कौन मना कर रहा है? आपको सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक चले जाओ, थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है, थर्ड डेरिवेटिव तक चले जाओ। ये तो nth पावर के लिए मैंने तुम्हें रूल सिखा दिया है, ठीक है? आप पावर 3 के लिए जाते हैं कभी, तो पावर 3 में तो तीसरे डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव नेगेटिव मिल ही जाएगा ना। पावर 3 में फोर्थ डिफरेंशिएशन क्यों करेगा कोई भी? पावर 3 अगर एक्स क्यूब है तो पहला डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, अगला 6x, थर्ड अब अगला डेरिवेटिव तो आंसर आ ही जाएगा, या तो जीरो है या तो जीरो नहीं है, कहानी खत्म। समझ रहे हैं आप बात को? थोड़ी बात समझ में आ रही है? चलता रहेगा, मतलब ये रुका नहीं है, ये फिर चलता रहेगा, मैं इसको रोक नहीं सकती यहाँ पे। It will go on and go on and go on till the point you don't get, you don't conclude कि it's maxima, minima और point of inflection। अब आप x की पावर 8 का ग्राफ और x की पावर 7 का ग्राफ, अपन दो एग्जांपल लेते हैं, देखो तुम्हें कितना आसान हो जाएगा। तुमने x की पावर 7 का ग्राफ लिया और तुमने इधर x की पावर 8 का ग्राफ लिया, अब तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, इसपे कौन के अपवर्ड डाउनवर्ड है या मैक्सिमा मिनिमा है या क्या है, और सिमिलरली तुमको इसमें भी नहीं पता इसमें मैक्सिमा मिनिमा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्या है, कुछ भी नहीं पता तुमको। तो मैंने बोला डिफरेंशिएट कर लो। पहला डिफरेंशिएशन तुमने इसका किया x की पावर 6, तुमने इसका पहला डिफरेंशिएशन किया x की पावर 7, तुमने बोल दिया भाई पॉजिटिव में पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव में नेगेटिव मिल रहा है, तो इधर भी पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में भी पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव पर भी पॉजिटिव मिल रहा है, पर तुमने कहा जीरो पर पता नहीं क्या मिल रहा है, ठीक है? जीरो कैन बी मैक्सिमा, कैन बी मिनिमा, कैन बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब ये तो हो गया डेश x की अगले डेरिवेटिव पर गए, x की पावर 5 वो अभी भी जीरो ही है, यहाँ पर अगला डेरिवेटिव x की पावर 5 और ये 6 आएगा, ठीक है? यहां से शुरू होगी कहानी कि मुझे मैक्सिमा या मिनिमा कमेंट करना था, लेकिन वो जीरो आ गया, इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे भी मुझे मैक्सिमा मिनिमा कमेंट करना था, लेकिन वो जीरो आ गया, इसलिए मैं नहीं कर सकती। फिर मैंने अगला डेरिवेटिव लिया x की पावर 4, अगर जीरो नहीं आता तो मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देती, अगर जीरो नहीं आता तो मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देती, लेकिन अगर ये जीरो आ गया, हम क्या करें? जीरो नहीं आता तो बोलते। फिर अगला डेरिवेटिव लेंगे x क्यूब, जीरो नहीं आता तो मैक्सिमा या मिनिमा कुछ ना कुछ तो कमेंट बोल ही देती मैं। यहाँ पर भी जीरो नहीं आता तो मैक्सिमा या मिनिमा कुछ ना कुछ तो मैं बोल ही देती, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही, मैं क्या करूं क्योंकि जीरो आ गया। फिर अगला डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर नहीं आता, कभी जीरो नहीं आता तो मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देती, लेकिन जीरो आ गया। यहाँ अगर जीरो नहीं आता तो मैं मैक्सिमा या मिनिमा बोल देती, लेकिन मैं क्या करूं, जीरो आ गया, हेल्पलेस। जीरो पे तो हम कमेंट करते ही नहीं। फिर मैंने एक्स लिया, अब ये भी साला जीरो आ गया, अब जीरो नहीं होता तो मैं मैक्सिमा या मिनिमा कमेंट कर देती, लेकिन मैं क्या करूं, जीरो आ गया। यहाँ पर अगर जीरो नहीं आता तो मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओ सॉरी 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 मैंने एक ऑर्डर मिस कर दिया, क्या ऑल्टरनेटिव चलना है, आप देखना। यहाँ पर अगर जीरो नहीं आता एक्स क्यूब पर तो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कमेंट करते हैं, यहाँ पर अगर जीरो नहीं आता तो हम मैक्सिमा या मिनिमा कमेंट करते हैं। अगला डेरिवेटिव जैसे लिया मैंने 1, मतलब जीरो नहीं आया, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जरा ग्राफ देखो तो x की पावर 7 में वो वाला पॉइंट, जीरो वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट है, विदाउट एनी डाउट। यहां पर हम x कहे, लेकिन ये तो जीरो आ गया, तो मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कमेंट नहीं कर सकती। अगला डेरिवेटिव में मेरे पास जीरो नहीं है, तो मुझे मैक्सिमा या मिनिमा ही कमेंट करना है, और ठीक है ये तो हम सबको पता है, इट इज व्हाट, मिनिमा। पॉजिटिव आएगा ना, तो पॉजिटिव इट इज व्हाट, मिनिमा। आई होप सो कि आपको थोड़ा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कंसेप्ट समझ में आया है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझने आप, मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर इंटर रिलेटेड। सेम ही ग्राफ पे आपको सेम ही कंसेप्ट से आपको कमेंट करना है कि मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। प्लीज एक बार आप ये चेक कर लीजिए, कोई डाउट है क्या किसी को? आई एम नॉट इन अ हरी, आप चेक कर लीजिए एक बार। आपको अल्टरनेट ही बेटा कमेंट करना है कि मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और आप फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड से शुरू हो जाना। आप कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं ग्राफ में, आपको बहुत इजीली जो होते ना क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्योंकि मैं अभी इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तब आप कमेंट करना।
अब एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिखा तो थोड़ी इंग्लिश में सही रहेगी, थोड़ा सा अच्छा रहता है इंग्लिश लिख ले तो। ये तो खाली समझने वाली बात होगी, समझ ही लिया आपने। Let's begin with the English. चलिए मैं इंग्लिश लिखा देती हूँ इसकी थोड़ी सी। तो हम ये तो लिख ही चुके थे कि कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए है, ठीक है। अब मैं इंग्लिश एनसीईआरटी वाली लिखवा रही हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा कि आप पर समझ गया, मैंने जनरलाइज लिखवाया आपको। इफ एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि वहां पे वो लोग सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं, अपने क्या कहते हैं डबल डेरिवेटिव, 12th बोर्ड में सेकंड डेरिवेटिव तक ही हमारे लिए है ना, दिस वाज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। और एफ डबल डैश एक्स नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों ही केस में f double dash x naught is 0 और f double dash x naught does not exist, दोनों केस में at points where f dash x naught exist, ये जरूरी है, अदरवाइज तो बहुत सारे जगह होते हैं जहां पे f double dash x naught exist नहीं कर रहा है, लेकिन कौन से पॉइंट के लिए, at points where f dash x naught exist, जहां पे f dash x naught exist करता हो, ये भी इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, और इफ f डबल डैश x changes its sign, ठीक है, f डबल डैश x changes its sign when passing through x equals to x naught, when passing through x equals to x naught, then x naught is point of inflection। ये भी मैं ट्रिक सिखाता हूँ मैक्सिमम मिनिमम में, कि आप तो ये देख लो, आपने f डैश उसके लिए सर्वो ड्रॉ कर लो, क्या वेवी कर्व ड्रॉ करके देख लो कि साइन आगे पीछे का सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। अगर सेम आता है तो मैं कह देती हूँ पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, और अगर अलग अलग आता है तो लॉजिकली हम सोचते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, f डैश x का साइन। तो उससे भी कमेंट करना सिखा देती हूँ कि डायरेक्ट बोल दो कि यहाँ पे मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, क्योंकि लॉजिकली खुद ही सोचो, जब ग्राफ में मैक्सिमम होता है तो पहले आपकी टेंजेंट लाइन क्या होगी, पॉजिटिव, और सडनली आपकी टेंजेंट लाइन क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो जब हमारा f डैश x दैट इज टेंजेंट लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है देन इट इज मैक्सिमम, ठीक है। और अगर ऐसा ग्राफ है मतलब मिनिमम, तो पहले हमारी टेंजेंट लाइन क्या है, नेगेटिव, और बाद में टेंजेंट लाइन क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं देन इट इज मिनिमम। लेकिन जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट होते हैं ना, ऐसे वाले, इसमें पहले भी वही होता है और बाद में भी वही होता है, ये मैं आगे जाके सिखा दूंगी। तो जब साइन चेंज नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट को बोल दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ट्रिक होती है, आराम से समझ में आ जाता है। आप तो खाली f डैश x के लिए वेवी कर्व ड्रॉ कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? चलिए वो खैर आगे जाके सिखा देंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में तो कुछ पढ़ना पड़ेगा, सभी पढ़ेंगे क्या। देन पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये तो पता है, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी। At point of inflection, curve changes its concavity. और अच्छे बुक्स में लाइक आप डील करेंगे तो उसमें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि d2/dx2 is 0 or does not exist when d3/dx3 is not equal to 0। जैसे कि x क्यूब को ही ले लो, डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, उसका पहला डिफरेंशिएशन 3x पर, अगला 6x, तो 6x पर 0 आ रहा है, लेकिन उसका अगला डिफरेंशिएशन थर्ड डिफरेंशिएशन नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब ये 0 है और दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तब भी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। चेक कर लो बेटा एक बार, पूरी डेफिनेशन को अच्छे से चेक कर लो। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कोई कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ऐसी बड़ी चीज नहीं है।
और बहुत हल्के ही लो उसको, बहुत लाइटली ही लो, इट इज नॉट एनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आप एक काम करना, अगर आपको और मन में पक्का करना हो ना, तो आप अपने हिसाब से कोई भी 2 फंक्शन ले लो जिनके बारे में आपको पता है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है और कौन से पॉइंट पे जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलते हैं, और फिर उसके लिए आप चेक कर लो। 2-3 ऐसे अलग अलग ग्राफ के लिए आप फंक्शंस के लिए कर लोगे ना, तो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कांसेप्ट एकदम से रट जाएगा कि कब कमेंट करना मैक्सिमम मिनिमम और कब कमेंट करना है बेटा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अभी आप देखेंगे आगे जाके एरिया अंडर कर्व में कई बार वो बोल देते दिस पॉइंट, डायरेक्ट शुरू ही क्वेश्चन यहां से कर देते हैं कि ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट है किसी भी क्यूबिक के ग्राफ में। जब वो डायरेक्ट ऐसा शुरू करते हैं, इसका मतलब वो मान के चल रहे कि आपको बात पता है कि वहां पे f डबल डैश x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ऐसा, और फिर वहां से आपको क्वेश्चन पीछे की तरफ जाना पड़ता है। तो इसलिए ये कांसेप्ट को समझना बहुत जरूरी, फील करना बहुत जरूरी है। ठीक है ये वाली बात, क्योंकि इससे रूट्स कैंसिल होते हैं। क्योंकि अगर f डबल डैश x 0 है तो अगेन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि f डैश x या तो 0 होगा, अगर 0 हुआ और 0 नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज पे हमको काम करना पड़ता है। हम ये जो टेबल है ना उसके नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं फिर। चलिए आज के लेक्चर को मैं यहीं पर एंड कर दूं, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तो कल घर में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगी, साइन के, कॉस के, ट्रिग्नोमेट्री के, लॉग के, सबके क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आप प्लीज जो भी आपको शेड्यूल में टाइम मिलता है एओडी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक होता है कैलकुलस के अंदर भी। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस से या डिफरेंशिएशन से या इंटीग्रल कैलकुलस से जो भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आता है, ज्यादा घुमावदार नहीं आता है। लेकिन एओडी से जो क्वेश्चन आता है कई बार पता ही नहीं चलता कि एओडी का कांसेप्ट लगाना था। या आप भी जब बुक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि यार इसको तो मैं क्वाड्रेटिक के कांसेप्ट से भी कर सकता हूँ। अभी क्या मैं क्यूबिक का भी कांसेप्ट पढ़ाऊंगी आपको कि क्यूबिक के ग्राफ कैसे देखते हैं, रूट्स कैसे देखते हैं, वो सारी चीजें कैसे देखते हैं। तो कई बार हमको पता ही नहीं चलता कि कांसेप्ट या क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, और हम उसको अपने बेसिक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री से कहीं से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाद में जाके पता चलता है अरे यार एओडी लगा लेता, डिफरेंशिएशन कर लेता, ज्यादा इजी आंसर आ जाता। तो प्लीज इसकी बुक को प्रैक्टिस करें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ आप उसको समझें। जितना ज्यादा बच्चे से सॉल्यूशन को देखेंगे आपका ही एक बोलते ना मेमोरी स्ट्रांग होगा, आपको एक अलग अलग तरह के कांसेप्ट बोलते ना ध्यान में रहेंगे कि हाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो भी हमको डिफरेंशिएशन लगाना है, तो वो आपको मेक श्योर करना है। ठीक है ना, तो मैंने सर से भी कहा था प्लीज शेड्यूल में भी लिखे इस चीज को, यू हैव टू प्रैक्टिस, मस्ट है, प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, अदरवाइज दिक्कत में पड़ जाओगे बेटा। ठीक है, 12th बोर्ड पे इजीली हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट कॉम्पिटिटिव में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलिए अभी हम एंडिंग द लेक्चर हियर, इसके आगे पीएफ का क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे।